सो नेक्स्ट है हमारा इसी के कंटिन्यू हम जो चल रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ड। मीन्स टू से कि जो डैम्स थे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थे, जिस पर्पस के लिए बनाए थे वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा था और ऑब्जेक्शन इसी बात के लिए आ रहा था, ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू देयर फेलियर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स और जो डैम्स वगैरह बनाने का जो मेन पर्पस था वही पर्पस जो था फेल हो रहा था, इसलिए वहां से जो विलेजर्स थे जिनको पानी नहीं मिल रहा था उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आ रहा था कि भाई जिस पर्पस के लिए आपने बनाया था वो पर्पस तो इसका पूरा हो नहीं रहा है, डैम का, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का, तो इसको बनाने का क्या फायदा। आयरनिकली ये हुआ कि डैम्स जो थे जो कंस्ट्रक्ट किए थे कंट्रोल फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने क्या किया, जो रिसीवर्स जो डैम के पीछे बनते हैं वहां पर सेडिमेंटेशन की वजह से फ्लड और आ गया। मतलब सेडिमेंटेशन यानी कि सेडिमेंटेशन वहां पर सारी चीजें जो बहुत ज्यादा वहां पर मट्टी वगैरह अवसाद जिसे कहते हैं सेडिमेंटेशन, वो जो था अवसादन के कारण जो है वहां पर और बाढ़ आ गई, वो जमा होता गया सेडिमेंटेशन होता गया, उसके मतलब फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाए थे और उल्टा ये हुआ, उसी की वजह से और फ्लड्स जो है वो आ गए। मोर ओवर द बिग डैम्स have mostly been unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rainfall। ज़्यादातर यही देखा गया है कि जितने भी बड़े बड़े डैम्स जो बनाए गए हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं जब भी कभी भी रिवर में जब हैवी रेनफॉल हो जाती है, और हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड अगर आ गया है रिवर में तो वो जो रिवर के ऊपर जो डैम्स बनाए हैं उनके जो डोर्स वगैरह है वो खोल दिए जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो डैम्स जो हैं उतने फ्लड के पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और अगर डोर्स जो हैं डैम्स के नहीं खोले जाएंगे, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो होगा ये कि डैम ऑटोमेटिकली रिवर में जो फ्लड आया हुआ है पानी के फोर्स की वजह से डैम जो है वो टूट जाएगा, तो फ्लड वैसे ही आना है, ठीक है। तो इसके वजह इसलिए जो है डैम के जो डोर्स होते हैं जब भी कभी फ्लड आता है रिवर में तो उसको ओपन कर दिया जाता है। द फ्लड हैव नॉट ओनली devastated life and property but also caused extensive soil erosion। तो जो फ्लड है उसने ना ही लोगों की लाइफ को बर्बाद किया या लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को ही नहीं बर्बाद किया, बल्कि साथ ही साथ जो सॉइल इरोजन एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है सॉइल इरोजन जो है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, सॉइल का जो इरोजन है वो बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि ऑब्वियसली ये जब मट्टी कटने लगती है रिवर के दोनों तरफ से ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से जब मट्टी कटने लग जाती है तो मट्टी कटने की वजह से जो है मट्टी का कटने का मतलब होता है सॉइल इरोजन, तो साइड की रिवर के साइड की जो मट्टी होती है वो भी पानी जो है अपने साथ बहा के जो है वो ले जाती है, सॉइल इरोजन। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मेंट दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, a natural fertilizer, further adding on to the problem of land degradation। तो सेडिमेंटेशन जो है फ्लड प्लेन्स को बनाने में बहुत ज़्यादा जो है सेडिमेंटेशन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन फ्लड प्लेन्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेडिमेंटेशन से जो आपकी जो फ्लड प्लेन्स हैं आपने पढ़ा है, फ्लड प्लेन्स जो है वो बनते हैं, तो फ्लड प्लेन्स जो बनते हैं तो वहाँ पे जो सिल्ट या सैंड सिल्ट जो डिपॉजिट होता है नदी के काफ़ी किनारों तक जो सैंड सिल्ट डिपॉजिट होता है वहाँ पर, वो सिल्ट जो है एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक है। वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है और नेचुरल फर्टिलाइजर होने की वजह से बहुत ही अच्छा होता है वो एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप्स के लिए वो मट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, सेडिमेंटेशन ने वो नेचुरल जो सिल्ट था वो मट्टी को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, मतलब जो फर्टाइल सॉइल थी वो सारी इरोडेड ही नहीं हुई, बल्कि फर्दर एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और फर्दर इसके वजह से क्या हुआ, सेडिमेंटेशन और ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होने लगा, ठीक है। मतलब भूमि संरक्षण की जो समस्या थी वो और बढ़ गई, आगे और लैंड जो था वो डिग्रेड होने लगा, डिग्रेड जो लैंड जो है वो खत्म होने लगा। अच्छा, फर्दर आगे ये भी देखा गया कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो थे उनके वजह से जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनते हैं, ये बड़े बड़े डैम्स, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट पूरे बनते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, उसमें ड्रिलिंग भी होती है, खुदाई भी होती है, तोड़ा ताड़ी भी, पूरी ज़मीनों पे इतना बड़ा सीमेंट से सरियों से बनाया हुआ पिलर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं, कॉज वाटर बोर्न डिसीजेज। वाटर बोर्न डिसीजेज क्या होता है, पानी को क्योंकि रिवर पर डैम बनता है तो पानी को रिवर का जो पानी है वो कई महीनों तक रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो इकट्ठा होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से पानी में पैदा होने वाली, पानी में जो कीड़े पैदा होते हैं उन कीड़ों से पैदा होने वाली जो डिसीजेज हैं वो भी आसपास के एरिया में फैलती हैं, एंड पेस्ट्स एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है। और पानी का अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण भी हुआ। वहाँ पर आसपास के जो एरिया था वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह भी
किया जाता था, ठीक है। तो उसमें पेस्ट्स वगैरह डाले जाते थे, और पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रोकना, और पानी एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो उसके वजह से जो है पानी का वाटर पॉल्यूशन, जिसे हम कह सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन भी जो है वहाँ पर हो रहा था, ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इसी के चलते जो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन भी किया गया। तो इसी के चलते नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में फॉर सेफ नर्मदा मूवमेंट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ था। उस एनजीओ ने जो है नर्मदा रिवर पे जो डैम बनाया जा रहा था, तो उसको, उनके आसपास के एरिया को जो है बचाने के लिए एक एनजीओ ने ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड दैट मोबिलाइज्ड पीपल अगेंस्ट सरदार सरोवर डैम। जो नर्मदा पे रिवर पे जो डैम बना है वो आपका सरदार सरोवर डैम है, बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात, जो कि गुजरात में बना, ठीक है। तो इसको, क्योंकि इसके बनने की वजह से कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, ठीक है। और जिसके चलते मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, लोग जो थे फेस कर रहे थे, जिनको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए था, उनको इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा था कि डैम के वजह से, जो डैम बना था उसमें उन्होंने क्या किया था, पानी का जो फ्लो था वो उन्होंने सिटीज के उन एरिया की तरफ जो है, उसका रुख कहते हैं, उसका रुख उस तरफ मोड़ दिया था जहाँ पे सिटीज में, अर्बन प्लेसेस में, जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा ड्रॉट वगैरह, पानी की कमी वगैरह बहुत ज़्यादा जहाँ पर हो रही थी, तो उन्होंने उस जगह पर उसको जो है पानी का वे जो है वहाँ पर उन्होंने मोड़ दिया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक एनजीओ था, उसने बहुत सारे लोगों के साथ जो है मिलके एक ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है, एक क्वेश्चन है जो कि आप सबको पता होना चाहिए, तो हम अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एंड दैट इज, डिड यू नो सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो सरदार सरोवर डैम जो है आपका नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, ओके। एंड गुजरात में, एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट्स। बेसिकली गुजरात में जो नर्मदा रिवर आपकी निकल रही है उसके ऊपर सरदार सरोवर डैम आपका बना हुआ है, ठीक है। बट इट बेसिकली द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री का, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है ये, और ये लगभग आपके 4 स्टेट्स को कवर करती है, एंड दैट इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, ओके। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड द डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात। तो बेसिकली ये उन जगहों में वाटर की स्केर्सिटी को कम करता है, या वाटर की या पानी की आपूर्ति को पूरा करता है, जो कि ड्रॉट प्रोन्स एरिया, मतलब जहां पर फ्रीक्वेंटली जो है ड्रॉट्स आ जाते हैं, या जो डेजर्ट एरिया है गुजरात के, गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, और राजस्थान से कुछ सटे हुए गुजरात का जो बॉर्डर है वो डेजर्ट एरिया में आपका आता है, ठीक है। तो उन डेजर्ट एरियाज में, गुजरात के डेजर्ट एरिया में और ड्रॉट प्रोन एरिया में ये वाटर की स्केर्सिटी को फुलफिल करता है। सो अराउंड आपके 9490 विलेजेस एंड 173 टाउन्स, एंड राजस्थान के 124 विलेजेस को ये वाटर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है, कैन कम इन योर एग्जाम, ओके। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इन हिल एंड माउंटेन रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गुल्स और कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। तो इस तरीके के वाटर चैनल जो यहाँ रेन हार्वेस्टिंग जो कहाँ पर किस तरीके से होती है उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से वेस्टर्न हिमालय में एग्रीकल्चर के लिए वाटर को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो बेसिकली हिल्स में एंड माउंटेनियस रीजन में पीपल जो है एक डाइवर्जन चैनल्स बनाते हैं। अब वो डाइवर्जन चैनल्स क्या कहलाते हैं, गुल्स और कुल्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा जो रेन हार्वेस्टिंग का जो मेथड है, एक मेथड ये है कि ये बारिश होती है, ये पूरा का पूरा जो ये कुआं है, ये गड्ढा यहाँ पर खोदा जाता है, और यहाँ पे पूरा पानी जो है रेन का जो वाटर है, जो रेनफॉल है, वो पूरा इसमें कलेक्ट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट दे यूज दिस वाटर फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, ओके। और डिफरेंट पर्पस के, एग्रीकल्चर पर्पस मींस इरिगेशन के लिए यूज करते हैं इसको। दूसरा आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, रूफ टॉप वाला जो हार्वेस्टिंग है, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो रूफ के ऊपर है, जो आपकी मतलब छत है, छत के ऊपर जो है वाटर को स्टोर किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पर्टिकुलरली इन राजस्थान। बेसिकली राजस्थान में ये चीजें जो है ज्यादा होती है कि वो लोग ड्रिंकिंग के वाटर को जो है इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं, ओके। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड पे हम अपनी जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फ्लड प्लेन्स जैसे फ्रीक्वेंटली बंगाल वगैरह भी आता रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स बेसिकली क्या है, फ्लड प्लेन्स वाला जो पार्ट है आपका वो है, इन फ्लड प्लेन्स
ऑफ बंगाल, ये जब आपने रिवर के लैंडफॉर्म्स पढ़े होंगे तब यहाँ पर आपने फ्लड प्लेन्स पढ़े होंगे कि फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं। फ्लड से बने हुए जो प्लेन रीजन्स होते हैं उन्हें फ्लड प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है, जो फ्लड से बने हुए प्लेन रीजन्स होते हैं। सो बेसिकली फ्लड से बने हुए जो प्लेन्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपने जब वो पढ़ा होगा आपके लैंडफॉर्म्स मेड बाय द रिवर्स, रिवर से जो लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं उस टाइम पीरियड में आपने, और रिवर से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो मैंने आपको 7th में पढ़ाया है, ठीक है। तो 7th में हमने फ्लड प्लेन्स पढ़ा था, वाटरफॉल्स पढ़ा था और लीव्स पढ़ा था, ठीक है। जो फ्लड का जो पानी है, जो रिवर का जो वाटर है, जब उसमें फ्लड आ जाता है तो उसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज वही फ्लड प्लेन्स यहाँ दिखा है, लेकिन यहाँ हम बंगाल के फ्लड प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पीपल डेवलप्ड इन एडियोडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड, ठीक है। तो बंगाल में क्या होता है, ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ये डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, चैनल्स इस तरीके के बनाए जाते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये उठा हुआ कुछ पार्ट है, एम्बैकमेंट एरिया इसे कहते हैं, ठीक है। अपनी फील्ड को इरिगेट करने के लिए, अपनी खेतों में अपने इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो आप इरिगेशन के लिए ये लोग इस तरीके से ये फ्लड प्लेन्स को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो आपका ये ग्रीन डॉट, यहाँ इतना बड़ा सा जो ग्रीन डॉट दिख रहा है वो अपने आप डॉट लग गया। ये जो उठा हुआ एरिया जो आपको दिख रहा है ये एम्बैकमेंट एरिया है, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है ये एम्बैकमेंट एरिया है, ये उठे हुए टीले बना देते हैं, यहाँ पर ये टीले बना दिए जाते हैं, ठीक है। और इन टीलों के बीच में से इन मतलब रिवर के दोनों तरफ ये टीले बना दिए जाते हैं। ये नेचुरल फ्लड प्लेन्स भी होते हैं, और क्योंकि वहां पर बंगाल में ये पीपल्स इसको डेवलप करते हैं, लिखा ना, पीपल डेवलप्ड इरिगेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। अभी ये वैसे तो ये नेचुरल फ्लड प्लेन्स है, ये नेचुरल फ्लड प्लेन एरिया है, ठीक है। ये पूरा प्लेन्स बन गए यहाँ पे रिवर के चारों तरफ, ठीक है। फ्लड के दौरान जो मट्टी यहाँ पर कलेक्ट हुई है, जो जमा हुई है, उस मट्टी की वजह से यहाँ पर ये टीले बन गए हैं, ठीक है। बहुत ऊंचे ऊंचे से टीले बन जाते हैं, इन्हें हम पहाड़ या हिल्स इस तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े ऊंचे से टीले बन जाते हैं यहाँ पर। अब इन टीलों के बीच में से यहाँ से ये रिवर जो है अपना फ्लो करके ये इधर से ऐसे जा रही है। इसी रिवर का पानी अलग से ये चैनल के लिए, अपने फील्ड में इरिगेशन के लिए, यहाँ पर खेत है, ये देखिए, ये खेतों के बीच में ये पानी, ये इनकी फील्ड है, ये इनका पूरा खेत है। तो अपने खेतों में पानी देने के लिए ये रिवर का पानी जो है अपनी खेत की तरफ को जो है मोड़ लेते हैं। मोड़ने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इन टीलों के बीच में टीलों को हटा दिया जाता है, मट्टी हटा दी जाती है, फावड़े वगैरह से इस मट्टी को पूरा हटा दिया जाता है और साइड साइड की कर दिया जाता है, और यहाँ से फिर पानी आकर बहने लगता है, फिर इधर फील्ड में इनकी चला जाता है, ठीक है। तो ये एक ईजी वे है इरिगेशन करने का। तो बंगाल में ज्यादातर इस तरीके से इरिगेशन किया जाता है। सो ओके, सो आई थिंक सो इट इज क्लियर हाउ टू इरिगेट फ्लड प्लेन्स के का यूज करके किस तरीके से इरिगेशन किया जा सकता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, कुछ एरिड और सेमी एरिड एरिया हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। ओके, सो in arid and semi-arid region, agriculture fields were converted into rain-fed storage structure. जो एरिड या सेमी एरिड रीजन्स होते हैं वहां पे ज्यादा वाटर वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, तो एग्रीकल्चर फील्ड को कन्वर्ट कर दिया जाता है फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। अब रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसे होता है, दैट अलाउ द वाटर टू स्टैंड, जो वाटर को अलाउ करता है वहां पर फ्लो करने के लिए, एंड मॉइस्चर द सॉइल, वहां पे वाटर भरा रहता है, पानी भरा रहता है उस जगह पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पानी जो है ये भरा हुआ है, ठीक है। ये रॉकी अपलैंड है, ये रेनफॉल हो रही है, अब वो सरफेस से पानी जो है वो बह के यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ पानी फिल रहेगा, भरा हुआ रहेगा, ठीक है। मॉइस्चर इन द सॉइल लाइक द खादन्स इन जैसलमेर, तो ये पानी जब भरा रहता है तो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉइल को जो है मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मॉइस्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये एरो बने हुए हैं ना, इस एरो से क्या हो रहा है, इस एरो से पानी जो है नीचे नीचे, ये पानी जो है ये मट्टी में जा रहा है, ठीक है, ये पानी नीचे जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ व्हाइट एरो बने हुए हैं, तो पानी जो मट्टी है वो उसको पानी को एब्जॉर्व कर रही है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर रही है मट्टी, ठीक है। तो एब्जॉर्व करने की वजह से जो है सॉइल को वाटर मिल जाता है, अच्छा वाटर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर करने में इजी होगा, क्रॉप्स अच्छी होंगी। तो जैसलमेर में बेसिकली इस तरीके का एरिड और सेमी एरिड एरिया होता है, तो वहां पर इस तरीके से ही एग्रीकल्चर को इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। सो सॉइल लाइक द खादिन इन जैसलमेर एंड जहाज इन अदर पार्ट ऑफ द राजस्थान। तो दो तरीके की सॉइल वहां पर एक्चुअली पाई जाती है, एक तो खादिन होती है और जोहाज, ठीक है। तो ये जो सॉइल है ये आपकी देख रहे होगे, यहाँ पे आप वाटर ये भरा हुआ है, ये खादिन सॉइल है, ठीक है। और दूसरी जो आपकी पाई जाती है वो जोहाज होती है, जो कि राजस्थान के अलग दूसरे रीजन्स में पाई जाती है।
सो इन एरिड एंड द, इस तरफ अगर हम देखेंगे इस वाले पार्ट में, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर में, फलौदी एंड बरमेर, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। टंकी भी बोलते हैं ना, कहते हैं ना कुछ लोग हिंदी में टंकी बोलते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं टैंक देख लो भर गया कि नहीं भर गया, लाइक इन दैट वे, ठीक है। तो ये वहाँ के लोग टंकास बोलते हैं राजस्थान के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर वो लोग ऑलमोस्ट ड्रिंकिंग वाटर जो है अपने अपने टैंक्स में जो है वो भर के रखते हैं। तो बेसिकली पर्टिकुलरली जो रीजन है वो उस जगह पर सेमी एरिड और एरिड रीजन में भर के रखा जाता है, क्योंकि पानी की स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो बीकानेर में, ठीक है, एंड फलौदी और बरमेर जो जगह है उन प्लेसेस में ये सारे ट्रेडिशनल चीज़ें जो है ज़्यादा अपनाई जाती हैं, ठीक है, और अपनानी पड़ती भी हैं बिकॉज देयर इज अ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। ओके, डिक्लाइनिंग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन वेस्टर्न राजस्थान। तो वेस्टर्न राजस्थान में बेसिकली वो लोग रूफ टॉपिंग हार्वेस्टिंग, मतलब रूफ टॉप पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप पे जो जमा करना, उसको डिक्लाइन करते हैं, ठीक है, वो नहीं करते हैं वो। रीजन अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यू टू पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनल, क्योंकि अब इंदिरा गांधी कैनल वहां पर बन चुका है राजस्थान में, तो वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है। प्लेंटी ऑफ वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, तो इसलिए उनको रूफ टॉप की रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की उनको जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। सो दो सम हाउसेज स्टिल मेंटेन द टंकास सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ द टैप वाटर। अच्छा, एक्चुअली क्या है, उसके अलावा भी कुछ लोग जो है टंकियों में पानी भर के रखते हैं, क्योंकि जो इंदिरा गांधी कैनल से जो टैप वाटर डिफरेंट पूरे हाउसेस में जो प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहां के लोगों को वो टैप वाटर जो है वो पसंद नहीं आता है, ठीक है। सो टैप वाटर पसंद ना आने की वजह से वो लोग अभी भी अपना वही टंकास में जो है पानी भर के जो है उसको रखते हैं, ठीक है। So fortunately in many part of rural and the urban India और रूरल इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री में विलेजेस में और सिटीज में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडॉप्टेड। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादातर हमारी कंट्री में इस तरीके के वाटर को बचाने के लिए इस तरीके के पानी का यूज किया जाता है। इस तरीके से जो सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो मेथड्स हैं ज्यादातर वो हमारी कंट्री में सक्सेसफुल रहे हैं अब तक। एंड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर, वाटर को स्टोर करना, वाटर को कंजर्व करना, कि रेन वाटर जो वाटर है उसको स्टोर करके रखना, एंड देन उसी पानी को जो है अपने इरिगेशन पर्पस के लिए विलेजेस में और सिटीज में लोग प्लांट्स वगैरह के लिए डालने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये है, नेक्स्ट स्लाइड हम जाते हैं अपनी। नेक्स्ट हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन शिलोंग। शिलोंग में किस तरीके का रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है। शिलोंग में किस तरीके का रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और आपका गेंठादुर, रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर। हम दो एग्जांपल्स यहाँ पर हम एक्चुअली ले रहे हैं, एक विलेज का एग्जांपल ले रहे हैं और दूसरा हम ले रहे हैं आपका शिलोंग का एग्जांपल। तो गेंठादुर एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है मैसूर में, which is in Karnataka, and villagers have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs। तो वहां पर villages ने यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मेथड को अपनाया हुआ है वाटर की जरूरत को पूरा करने के लिए। फ्रॉम द 200 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट ऑफ द 1 लाख लीटर। सो 200 घरों में इस तरीके का मेथड रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड यूज होता है, और जिसके तहत जो है नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड, मतलब जितना वाटर जो कलेक्ट होता है एनुअली अमाउंट करीब 1 लाख लीटर जो है वाटर कलेक्ट हो जाता है। वहीं शिलोंग में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो ही सेम है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, मेघालय एंड चेरापूंजी एंड माइसोरम रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और चेरापूंजी माइसोरम हमारी दो ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे हाईएस्ट नंबर में रेनफॉल होती है, और रेनफॉल जो होती है यहाँ पर अप्रॉक्स 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स टू बी कॉल्ड एज हाईएस्ट, इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट कही जाती है क्योंकि 400 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेन, 400 सेंटीमीटर, 300 से 400 सेंटीमीटर एंड मेनी ऑफ द टाइम्स 400 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल होती है, ठीक है। सो 400 मीटर की ज्यादा की रेनफॉल की वजह से दीज प्लेसेस आर द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल। येट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। उसके बावजूद भी शिलोंग जो प्लेस है, शिलोंग जो जगह है वहां पर, जो कि मेघालय में है, ठीक है, वहां पर जो है आपकी वाटर की शॉर्टेज बनी रहती है। सो दैट इज वाई वहां के लोगों ने रेन वाटर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया हुआ है। देयरफॉर नियरली एवरी हाउसहोल्ड इन द सिटी has a rooftop rainwater harvesting structure. Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the household comes from rooftop water harvesting। यानी कि 25 से 15 से 25% जो फैमिली है, जो वाटर आता है वहां पर उन हाउस होल्ड में वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से उन लोगों को पानी मिल पाता है, ठीक है। ये है कुछ दो एग्जाम्पल्स हमने आपको दे दिए, विलेज के और शहर के भी एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखा दिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम इस स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं क्या है आपकी स्लाइड। ये आपका दिया हुआ है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये अलग अलग तरीके से बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ने वाला ऐसा नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं कि बैम्बू का यूज करके किस तरीके से विलेजेस के कुछ लोग जो हैं अपने खेतों में पानी इरिगेशन पानी को मतलब यूज करते हैं, डालने के लिए यूज करते हैं, इरिगेशन के पानी को इरिगेशन के पर्पस के लिए यूज करते हैं, किस तरीके से वो अपने खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। ठीक है, ये बैम्बू ड्रिप बैम्बू का यूज करके। ठीक है, तो इसमें क्या है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। मेघालय 200 ईयर्स ओल्ड सिस्टम है ये। टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बू पाइप्स। बैम्बू पाइप्स को, बैम्बू को ये लोग, क्योंकि बैम्बू ऐसे ऐसे गोल होता है ना, उसको दो उसमें फाड़ लेते हैं, छील लेते हैं उसको, ठीक है, जो भी कह लो आप, और उसको जगह 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 लगाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उसको, हर बैम्बू जो पाइप है उसको अटैच कर देते हैं और अटैच करते 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 वो इनके खेतों तक जाता है। तो जब भी रेनफॉल होती है, ठीक है, तो रेनफॉल होती है और उसके थ्रू एक टैंक ये भर लेते हैं, एक जगह एक टैंक जैसा कुछ चीज़ ये भर लेते हैं। रेनफॉल हुई तो वो जगह भर गई, उसके बाद अगर रेनफॉल नहीं हो रही है, खाली जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो वही बैम्बू के थ्रू पानी जो है इनके खेतों वगैरह में जाता है। ठीक है, बैम्बू पाइप्स आर यूज्ड टू डाइवर्ट पेरिनियल springs on the hilltop to the lower reach by gravity. Okay, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं है। रिड्यूस चैनल सेक्शंस एंड डाइवर्जन यूनिट, ये इस तरीके से आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो। इसको बड़ा कर देती हूँ मैं क्योंकि ऐसा आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ये देखिए, वेट अ मिनट, इसको हटाना पड़ेगा। ऐसे दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये बैम्बू के पाइप ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो कनेक्ट करने की वजह से reduced channel section and diversion unit are used at the last stage of water application. The last channel section enable water to be dropped near the roots of the plant. तो ये roots of the plant तक, ये आपके जो बैम्बू के जो पाइप्स हैं ये roots तक जाते हैं। ठीक है, roots तक इन पाइप्स को, ये बैम्बू के पाइप्स को ये लोग जो है लेकर जाते हैं और फिर बाद में जैसे रेनफॉल वगैरह नहीं हुई तो यही बैम्बू के पाइप, ये देखिए, ये बैम्बू जो है कुछ बंद होते हैं, कुछ ओपन होते हैं, दो भागों में छील देते हैं बैम्बू को। ये देखिए, छिले हुए रखे हुए हैं और इसमें धीरे धीरे एक एक बूंद पानी टपक टपक के स्टोर होते 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 इनके खेतों तक पहुंचता है। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए लिखा है, ट्रांसपोर्टेड ओवर 100 ऑफ मीटर्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड फाइनली रिड्यूस टू 20-80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइट ऑफ द प्लांट। वो बूंद 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 टपक के 20-80 ड्रॉप्स टपक के अच्छा खासा वाटर हो जाता है। वो धीरे 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 जो है वो इनके खेतों तक जाता रहता है। ठीक है, सो मेघालय में ये जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है ये करीब 200 साल पुराना है। ये एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। और अबाउट 18 to 20 लीटर ऑफ वाटर एंटायर द बम्बू पाइप सिस्टम, पूरे 18 से 20 लीटर पाइप वाटर जो है ये पाइप्स में घूमता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, हम स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं एग्रीकल्चर में हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में हमें और क्या क्या स्टडी करना है। चैप्टर 4 हमारा आता है एग्रीकल्चर। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन किस किस तरीके के एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्लांटेशन एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये हमारे 5 तरीके के फार्मिंग सिस्टम हैं। कम टू द नेक्स्ट। शॉर्ट में हम सारी चीजें फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। इसमें सीजन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सीजन में कौन कौन सी आपकी क्रॉप्स ग्रो होती हैं और हार्वेस्टिंग का इनका सीजन क्या रहता है और कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। ठीक है, तो लाइक एज यू सी हियर, सीजन जो है आपके राबी, खरीफ और जैद, ये 3 तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करने के सीजन होते हैं। ठीक है, तो राबी जो सीजन होता है, राबी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती है वो बेसिकली विंटर सीजन कहा जाता है। जो खरीफ है वो समर सीजन होता है और जैद जो है वो स्प्रिंग सीजन कहलाता है। ठीक है, तो राबी क्रॉप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है सोन की जाती है। सोन मीन्स बोया जाता है। अप्रैल और जून के टाइम पे उसकी हार्वेस्टिंग होती है। अभी आपका ये मार्च का सीजन चल रहा है। अप्रैल में जो अक्टूबर दिसंबर में जो क्रॉप लगाई होगी, और क्रॉप अक्टूबर दिसंबर में बेसिकली वीट लगती है, बार्ले भी लगती है, लेकिन वीट मेन क्रॉप होती है। ठीक है, गेहूं बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर में हमारे होल ऑफ द कंट्री में। ठीक है, और अप्रैल या मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल में ये हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, कटाई का सीजन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो कटाई का सीजन होता है ये हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। लाइक इन पंजाब में बैसाखी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्थ इंडिया के जो यूपी है, पंजाब में, हरियाणा में बैसाखी, यूपी में, उत्तर प्रदेश में होली के टाइम को भी कटिंग हार्वेस्टिंग सीजन कहा जाता है। कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ द क्रॉप, कटिंग ऑफ द क्रॉप्स के सीजन के उससे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो होली कई बार 20 के मार्च 20 के बाद भी पड़ती है, कभी पहले पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो
जो क्रॉप्स हैं वो बेसिकली वीट और बार्ले हैं। उसके बाद हम सीजन चलते हैं आपके खरीफ, जो कि समर का सीजन होता है। मई और जुलाई में क्रॉप सोन की जाती है, सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटिंग का टाइम होता है, और वो होती है बेसिकली पैडी और मेज। जैद जो कि स्प्रिंग सीजन कहलाता है, जैद क्रॉप जो कि मार्च में सोन की जाती है, जून में इसका कटाई का टाइम होता है, वो होता है वाटरमेलन और कुकुम्बर। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपनी। नेक्स्ट है, उसके बाद और भी बहुत सारी क्रॉप्स है। नेम ऑफ क्रॉप्स आप यहाँ पर सारी ये हमने यहाँ पर सिलेक्टेड क्रॉप्स पूरा डाटा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप लोगों के लिए दिया हुआ है, तो जो है आप इसको स्टडी कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। सो क्रॉप्स बताई हुई है हमने, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं और उन्हें क्रॉप्स के नेम क्या हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या है, कल्टीवेशन का सीजन क्या है, सॉइल टाइप प्रिफर्ड, कौन सी सॉइल में ये क्रॉप अच्छी ग्रो होती है, टेम्परेचर कैसा चाहिए, एनुअल रेनफॉल कैसी होनी चाहिए, मेजर रीजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका राइस। राइस जो कि स्टेपल फूड है साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का नहीं है। नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड है आपका वीट। कल्टीवेशन सीजन खरीफ में, राइस जो है खरीफ क्रॉप का है, सॉरी खरीफ सीजन की जो है आपकी क्रॉप है, यानी कि समर्स की क्रॉप है, खरीफ यानी मई जुलाई में। ठीक है, समर्स की क्रॉप है ये। सॉइल किस तरीके की चाहिए, क्ले लोमी सॉइल, गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जो कि वाटर को खूब अच्छे से होल्ड करके रखती है। टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल इसके लिए 100 लिखा है, 100 से 200 मीटर सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इसके लिए चाहिए होती है। मेजर रीजन, राइस कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है। राइस बेसिकली जो ग्रो किया जाता है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, लेकिन राइस स्टेपल फूड है आपका साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में मेन स्टेपल फूड जो है वो आपका राइस है, वहां सबसे ज्यादा राइस खाया जाता है। सो प्लेसेस आपकी पंजाब, हरियाणा, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में भी राइस स्टेपल फूड है, राइस बहुत खाया जाता है वहां पे, एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट कम टू द वीट। वीट पे हम आ जाते हैं। सीरियल्स क्रॉप यानी राबी, यानी कि विंटर की क्रॉप है ये। ठीक है, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है। वीट आपका क्लेई और लोमी सॉइल, टेम्परेचर चाहिए होता है 10 to 15 ड्यूरिंग ग्रोथ एंड 25 to 28 सेल्सियस टेम्परेचर रीपिंग के टाइम पे। ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोथ जब बढ़ रहे हैं तब 20 और रीपिंग के टाइम पे जब जो है लगाया जा रहा है, रोपाई जैसे कहते हैं ना होती है, उस टाइम पे 25 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। कहाँ पे वीट ज्यादा ग्रो किया जाता है, आपका गंगा सतलुज प्लेन, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार। ज्वार आपका कोर्स ग्रेन है, मिलेट्स हैं, जो वैसे स्टेपल फूड ना होके मतलब उस अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजन में इसको जो है खाया जाता है। ठीक है, कल्टीवेशन सीजन है इसका, किसी भी सीजन में ग्रो हो जाता है। ब्लैक रेगुलर और एरिवल सॉइल चाहिए। एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री से 33 बिलो 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका एक्सेट्रा यहाँ ग्रो होता है। बाजरा कोर्स ग्रेन है, मिलेट है, किसी भी सीजन में ग्रो हो सकता है। सैंडी और शैलो और ब्लैक सॉइल चाहिए। 20 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 40 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। यूपी, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट हम चलते हैं रागी। रागी कहाँ कहाँ पे ग्रो किया जाता है, क्या होती है रागी? कोर्स ग्रेन है, मिलेट है, किसी भी सीजन में ग्रो हो सकती है। इसके लिए जो सॉइल चाहिए, सैंडी होनी चाहिए, लोमी होनी चाहिए, रेड सॉइल, शैलो, ब्लैक सॉइल, 80 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। और कहाँ पर है ये आपकी? कर्नाटका, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा। ओके, कम टू द नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद मेज और ये सारी ये शो हो, इसको आप रीड कर लीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक एक चीज़ में वही चीज़ बता रही हूँ जो यहाँ पर आपको लिखी हुई है। ठीक है, उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ। ऑयल सीड्स बता देती हूँ आपको, एडिबल होते हैं, रॉ मटेरियल होता है राबी, लिंसेड्स एंड मस्टर्ड, खरीफ एंड ग्राउंडनट एंड बोथ कैस्टर्स। जो कल्टीवेशन सीजन है ऑयल सीड के, कौन कौन सी चीज़ें ऑयल सीड में आती हैं? तो मस्टर्ड आता है, आपकी लिंसीड आता है, ग्राउंडनट आता है, कैस्टर ऑयल आता है, ये इसमें आता है। ठीक है, सो राबी के सीजन में कल्टीवेशन इसका होता है। और ऑयल सीड ज़्यादातर सैंडी और ब्लैक सॉइल में ग्राउंडनट होता है और सैंडी और लोमी में बाकी के ऑयल सीड्स। डिपेंड ऑन द टाइप, टेम्परेचर है, किस टाइप का ऑयल सीड्स है, डिपेंड ऑन टाइप्स है, किसी भी टाइप का रेनफॉल, जिस टाइप की जो है आपकी सॉइल है, ऑयल सीड्स है। नेक्स्ट है आपका मेजर रीजन्स। ग्राउंडनट के लिए है गुजरात, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अदर सीड्स जो है वो ग्रो होते हैं आपके मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल और बिहार में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्या होता है, हाउ इज इट डन, किस तरीके की फार्मिंग होती है और ये कैसे होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो आंसर है इसका, द काइंड ऑफ फार्मिंग इज कैरीड आउट बाय फार्मर्स ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड इज नोन एज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है जिसमें ये फार्मर्स जो है ये फार्मिंग करते हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं। छोटा सा लैंड होता है उनके पास और इसमें टूल्स बहुत ही नॉर्मल और प्रिमिटिव टूल्स यूज होते हैं, होए, दाओ और डिगिंग स्टेक्स और फैमिली कम्युनिटी लेबर ऑन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। और फैमिली के जो
पीपल होते हैं वो भी इस पैच ऑफ लैंड पे काम करते हैं। तो फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड देन शिफ्ट टू अ न्यू पैच। इसको एक पैच को क्लियर करके वो दूसरे पैच पे यानी दूसरे लैंड के हिस्से पे शिफ्ट हो जाते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जब उस पुराने पैच ऑफ लैंड की पुरानी जमीन की फर्टिलिटी जब खत्म हो जाती है तो वो दूसरे लैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस सेरल्स एंड द अदर फूड क्रॉप, मतलब बाकी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस लैंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पर, सो हेयर यू हैव टू मार्क द स्टेट विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर। तो आपको यहाँ पर मार्क करना है वो स्टेट जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर है, मतलब रबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो स्टेट है उसको आपको यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। सो आप ये मैप यहाँ पर दिया हुआ है, आप मार्क करके जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस मैप को। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया एंड हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 3 कौन से मेजर क्रॉपिंग सीजन है जब जिस टाइम पे क्रॉप जो है बहुत इंपॉर्टेंटली ग्रो करी जाती है, कौन से ऐसे क्रॉपिंग सीजन है, ठीक है। सो वो यहाँ पर हमें बताने हैं और कैसे वो सीजन एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, किस तरीके से, किस वे में। राबी, खरीफ और जैद, ये 3 तरीके के सीजन है। राबी विंटर क्रॉप्स कहलाती हैं जो कि क्रॉप्स विंटर में ग्रो करी जाती हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। खरीफ क्रॉप यानी जो गर्मी के सीजन की क्रॉप्स होती हैं जो मई और जुलाई में इनको सोन किया जाता है, लगाया जाता है। जैद क्रॉप जो कि स्प्रिंग सीजन की क्रॉप होती है जो बेसिकली जो है सबसे ज्यादा जो ये मार्च में इसको लगाया जाता है, सोन किया जाता है, ठीक है। सो जैद यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप के बीच का जो टाइम पीरियड होता है यानी मार्च। हार्वेस्टेड होती है राबी क्रॉप क्योंकि अक्टूबर दिसंबर में लगाई जाती है, मार्च अप्रैल होती है, जून लिखा हुआ है लेकिन अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है इसका हार्वेस्टिंग, ठीक है। समर में यानी हार्वेस्टिंग होती है। खरीफ समर की क्रॉप है और हार्वेस्टिंग इसकी ये समर लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, बेसिकली ये सितंबर अक्टूबर यानी यहाँ पर आपके मॉनसून सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। ये मॉनसून सीजन आ जाएगा, सितंबर इज अ मॉनसून, अगस्त सितंबर मॉनसून है, अक्टूबर आपका अगेन ऑटम आ जाता है, ये ऑटम है, अक्टूबर जो है वो ऑटम सीजन चलता है, ठीक है। समर लिखा हुआ है लेकिन ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है मेजर क्रॉप जो यहाँ पर है, राबी क्रॉप है आपकी वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। खरीफ क्रॉप है आपकी मेजर क्रॉप राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, तूर और उड़द दाल। और जैद है आपकी मेजर क्रॉप्स जो क्रॉप्स नहीं होती हैं, ये क्रॉप्स नहीं होती है, बेसिकली ये डिफरेंट तरीके के चीज़ होती है, ये क्रॉप्स कह देते हैं इसको बट ये क्रॉप्स में नहीं आएगी। वाटरमेलन, मस्क मेलन, तरबूज, खरबूजा, कोकम्बर, वेजिटेबल्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड है और इधर है खरीफ में कॉटन है, जूट है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है और इधर जैद में वेजिटेबल्स भी हैं और फोडर क्रॉप भी है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इसकी तरफ। नेक्स्ट है हमारी मैचिंग लिस्ट 1 में हमें दी हुई है लोकल फार्मिंग एक्टिविटीज दी हुई है, मतलब लोकल उस पर्टिकुलर जगह पे इस स्पेशल टाइप के एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है या एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है। तो ये लोकल नेम दिए हुए हैं लिस्ट 1 में और इस नेम से कौन से स्टेट या कौन सी कंट्री में एग्रीकल्चर किस कंट्री या स्टेट में जो है बोला जाता है। झूमिंग किस कंट्री या किस स्टेट में ये झूमिंग लोकल, ये लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल इसके नेम्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के लोकल नेम्स हैं, तो ये किस कंट्री में या किस स्टेट में कहे जाते हैं, ठीक है। कोनुकू, रोका एंड मासोल, ठीक है। तो ये आपको मैचिंग के ये तीनों 4 जो है यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इज द स्टेपल खरीफ फूड क्रॉप इन इंडिया। तो खरीफ क्योंकि समर्स की क्रॉप है, व्हाट आर इट्स रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, राइस जो है वो स्टेपल है फूड है लेकिन बेसिकली साउथ इंडिया का राइस जो है स्टेपल फूड है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, ओके, एंड इट रिक्वायर द टेम्परेचर हाई, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल हाई चाहिए होता है राइस के लिए, बेसिकली 100 से 200 के बीच में चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल ग्रो विद द हेल्प ऑफ द कैनल्स, इरिगेशन, ट्यूबवेल्स के थ्रू इसको जो है ग्रो किया जाता है अगर कहीं पर रेनफॉल की कुछ कमी महसूस होती है या स्कैरसिटी है, ओके। सो द अरेबिक वैरायटी ऑफ अ कॉफी वाज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो अरेबिक वैरायटी ऑफ कॉफी किस कंट्री से इंडिया में अरेबिक वैरायटी ऑफ जो है आपकी कॉफी इंडिया में आई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जापान, दुबई, वियतनाम और आपका येमेन। तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे जल्दी से, ओके। नेक्स्ट साइड पे हम आते हैं अपनी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में कौन सी चीज सही है यहाँ पर। बाजरा, wheat, रागी all are rain-fed crops. Millets are grown easily in varied condition. They provide plenty of micronutrients
तो कौन सी चीज है जो मिलेट्स के बारे में सही है यहाँ पे? तो ये भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मुझे कुछ इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के देंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन है, मार्क द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप विच हैज अस, अमन एंड बोरो एज इट्स वैरायटी। ये जो क्रॉप की ये इस तरह की ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी के बारे में बताना है कि ये वैरायटी का लीडिंग प्रोड्यूसर जो है कौन सा आपका स्टेट है। ठीक है, स्टेट या रीजन, कौन सा स्टेट या रीजन जो है इस तरीके की लीडिंग प्रोड्यूस करता लीडिंग प्रोड्यूसर है फॉर ऑस, अमन और बोरो जो वैरायटी है आपकी क्रॉप की। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस पर हम आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। सो मिनरल्स आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मिनरल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। इनडिस्पेंसिबल यानी कि ये जो चीज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये ख़त्म नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब हम अपनी लाइफ से इसको जो है मिनरल्स को हम अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते। ठीक है ना, सो मिनरल्स को हम अपनी लाइफ से जो है हटा नहीं सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट ना कह के हम ये कह सकते हैं कि अनिवार्य है हमारे लिए, ये ज़रूरी है। वी कांट यू नो कि हम इसको अपनी लाइफ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, कि हम इसको बिल्कुल अपनी लाइफ से हम हटा दें। ओके, सो जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो कुछ हमारे जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने भूविज्ञानिक जिन्हें कहते हैं, खनिजों के ऊपर जो स्टडी करते हैं, तो उन्होंने ये एक डेफिनेशन दी है कि मिनरल्स जो है वो एक होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग एक सब्सटेंस है जिसकी अपनी खुद का एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों के रूप में परिभाषित किया है इसको। ठीक है, साथ इसकी एक आंतरिक संरचना है, एक अपना खुद का स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अपनी इसकी खुद की एक संरचना है। प्रकृति में खनिज जो नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा है, मिनरल्स आर फाउंड अ वेरी फॉर्म इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। यानी कि जो टैल्क है, जो आप पाउडर, टैल्कम पाउडर जो आप यूज करते हो, वो भी मिनरल से ही बनता है। और डायमंड जो है, जो कि बहुत ही हार्डेस्ट टाइप है, मिनरल की जो हार्डेस्ट टाइप है वो है आपकी डायमंड। तो डायमंड भी जो है वो मिनरल है, और जो उसकी मिनरल की जो सबसे सॉफ्टेस्ट टाइप है या सॉफ्टेस्ट फॉर्म है वो है आपकी टैल्कम पाउडर। तो खनिज जो है, मिनरल जो है, वो हमें हार्डेस्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है और हमें बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है। खनिज विभिन्न रूप में पाए जाते हैं, जो मिनरल्स हैं वो विभिन्न तरीके के डिफरेंट टाइप्स में, फॉर्म्स में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, So classification of minerals है however for journal and the commercial purpose। कुछ minerals journally यूज होते हैं, कुछ commercial purpose के, ज़्यादातर minerals commercial यानी कि पैसा कमाने के पर्पज से ही यूज होते हैं। mineral can be classified, तो उनको डिफरेंट कैटेगरी में रखा है, डिफरेंटली उन्हें क्लासिफाइड किया है। अब वो क्या है क्लासिफिकेशन, वो हम पढ़ेंगे। मिनरल्स जो मेटालिक मिनरल है, नॉन मेटालिक है, और एनर्जी मिनरल्स हैं वो अलग है, जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी हम किसी बहुत अलग सुटेबल वर्क के लिए यूज करते हैं। तो फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस मेटालिक, जो मेटालिक फॉर्म ऑफ अ मिनरल है वो ये तीन तरीके की मिनरल्स की जो फॉर्म है। एक है फेरस है, जिसमें जो फेरस वाले मेटालिक मिनरल्स हैं उनमें आयरन की कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, आयरन की मात्रा जो है जिसे कहते हैं ज़्यादा होती है। नॉन फेरस जो है उसमें आयरन नहीं होता है, नहीं पाया जाता है उन मिनरल्स में। दूसरे मेटल्स होते हैं आपके जो प्रीशियस मेटल होते हैं, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इसमें आयरन नहीं होता है, लेकिन ये मेटल्स कहलाते हैं और ये प्रीशियस स्टोन्स में आते हैं। ठीक है, सो आयरन कंटेनिंग जो मिनरल्स हैं जो कि फेरस बोले जाते हैं, जिनको वो आयरन और हो गया, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, ये सारे हो गए आपके आयरन कंटेन मिनरल्स। नॉन आयरन कंटेन मिनरल कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट, ठीक है, इनमें मेटल नहीं होता है, नॉन फेरस होते हैं। प्रीशियस मैंने आपको बता दिया। नॉन मेटालिक, जो नॉन मेटालिक है जिसमें मेटल बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स आपके माइका, सॉल्ट और जो कुछ डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, जो पूरी तरीके से पत्थर होते हैं जिसमें मेटल की बिल्कुल भी फॉर्म नहीं पाई जाती है। मार्बल, सैंडस्टोन, मार्बल आपने देखा है किस तरीके का मार्बल है, उसमें मेटल कुछ नहीं होता है। सैंडस्टोन में कोई किसी भी तरीके का मेटल नहीं होता है। लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, सॉल्ट में किसी तरीके का मेटल नहीं होता। दूसरा है एनर्जी वाले मिनरल्स, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये एक लिक्विड फॉर्म में है, ये एनर्जी वाले हैं, कुछ हार्ड फॉर्म में भी है, जैसे कोल हार्ड फॉर्म में मिलता है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में मिलता है, नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तीन तरीके की, जैसे लिक्विड
जो आपकी फॉर्म है उसकी वाटर की जिस तरीके से फॉर्म है, लिक्विड, सॉलिड और तीसरी कौन सी, गैशियस फॉर्म, ठीक है। तो ये वो मिनरल है जो हमें लिक्विड, सॉलिड और गैशियस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म होगी आपकी पेट्रोलियम, गैशियस फॉर्म होगी नेचुरल गैस और सॉलिड होगी कोल की फॉर्म में। हमें ये सारे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। मिनरल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मिनरल्स जनरली आकर इन दीज फॉर्म, ज्यादातर इस फॉर्म में मिनरल्स आकर होते हैं इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस और मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक आप लोगों को पता ही है। तो मिनरल्स जनरली इस फॉर्म में जो है बताया गया हमने यहाँ पर कि इस फॉर्म में अवेलेबल है। मिनरल्स में आकर इन द क्रैक्स, सर्विसेज फॉर्म। मिनरल्स जो है बेसिकली हमारे जो हैं वो जो अर्थ के क्रैक्स होते हैं वहां पर अवेलेबल होते हैं। अर्थ के बीच में जो फॉल्ट्स आ जाते हैं, जब भी अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो अर्थ के बीच में जो क्रैक्स आ जाते हैं, फॉल्ट्स आ जाते हैं, जॉइंट्स आ जाते हैं, क्रेविसेस आ जाते हैं, वॉल्केनो के बीच के जो वेंट होते हैं, वेंट के बाद जो वॉल्केनो का बीच का पार्ट होता है उसे वेंट बोलते हैं। उसके बाकी जो ब्रांचेस होती हैं वॉल्केनो के, यहाँ वहाँ से जो लावा निकलने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर ये सारे मिनरल्स जो है का फॉर्मेशन होता है, वहां पर ये मिनरल्स ज्यादातर पाए जाते हैं। स्मॉलर occurrence are called veins and the larger are called lodges। जो पतली पतली वेन्स, पतली पतली जो मतलब अर्थ की जो पतली क्रैक्स होती हैं जिन्हें वेन्स कहते हैं, वहां पर जो स्मॉलर एक्रेंस होती है उन्हें वेन्स कहते हैं, ठीक है। वहां पे मिनरल्स फाउंड होते हैं यहाँ ये, और जो लार्जर होते हैं उसे हम बोलते हैं लॉजेस। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड, मॉल्टन एंड गैसियस फॉर्म आर फोर्स अपवर्ड थ्रू द कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। यही वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे ही ये तीनों रॉक्स बनती है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, और इन्हीं से सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में यही बताया हुआ है कि इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड, जब भी मिनरल्स जो है लिक्विड, मॉल्टन और गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो नीचे से जो वॉल्केनिक लावा होता है वो फोर्स करता है उसे बाहर निकलने के लिए। बाहर आने के बाद एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके कूल्स डाउन होते हैं। कूल्स डाउन होने के बाद फर्स्ट इग्निशियस रॉक बनती है, उसमें कुछ मिनरल्स बनते हैं, उसके बाद कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक, उसमें कुछ मिनरल्स बनते हैं, देन सेडिमेंट्री रॉक हाई हीट और प्रेशर के वजह से कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, और वहां पर भी कुछ मिनरल्स का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है अपवर्ड थ्रू द कैविटी टुवर्ड्स द अर्थ surface। So they cool and solidify as they rise, ये मैंने आपको बता ही दिया। Major metallic mineral like tin, copper, zinc, lead are obtained from vein and lodges। जो वॉल्केनो की जो, जैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ, वॉल्केनो का जो ये वाला पार्ट होता है, ये अगर हमारा वॉल्केनो है, ये थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये हमारा वॉल्केनो का अगर पार्ट है, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ से हो रहा है, ये तो हो गया आपका वेंट, ठीक है, जहाँ से कोर में से जो है आपका ये वाली जो कोर है, इसमें से जो वॉल्केनिक लावा जो है निकल के आ रहा है। उसके इसके अलावा, इस वेंट के अलावा यहाँ से क्रैक्स में से भी, अर्थ के क्रैक्स में से भी यहाँ पर लिक्विडिफाई जो लावा है वो यहाँ से निकल के आता है। यहाँ पर भी कुछ क्रैक्स बन जाते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं उन्हें लॉजेस कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से वो मेजर मेटालिक मिनरल्स यहीं यहाँ पर भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कुछ मिनरल्स जो हैं इन वेन्स में, इन क्रैक्स में, ये जो वॉल्केनिक लावा जो इन वेन्स में और क्रैक्स में निकलता है, तो वो कई बार क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाता, यहीं पर ही जमकर कूल्स डाउन हो जाता है, धीरे धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है उसको कूल्स डाउन होने में, तो वो यहाँ पर अलग तरीके के मिनरल्स बनाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका दे रखा है, ये वॉल्केनिक इरप्शन का ही पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वॉल्केनिक इरप्शन से जो है किस तरीके से आपका मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है, मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन से का ज्यादातर फॉर्मेशन वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से होता है, मिनरल्स का फॉर्मेशन, और रॉक्स आपको पता ही है, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। तो नेक्स्ट है, हम स्टडी कर रहे हैं आपका मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है वो किस तरीके के, जनरली यहाँ पर बता रहे हैं किस तरीके के मिनरल्स फॉर्म होते हैं। वहाँ इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक पड़ी, अब यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक। नंबर ऑफ मिनरल्स आकर इन बेड और लेयर्स, कई जो मिनरल्स हैं वो सरफेस के बेड पे या लेयर्स में एक के बाद एक जो लेयर्स होती है वहां पर उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा पे डिपोजिशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, कंसेंट्रिक हॉरिजॉन्टल डाटा, यानी कि वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं, उसके बाद एक्यूमुलेशन, दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर, उससे फॉर्मेशन होता है, जो प्रोसेस होता है, ठीक है। ये वहाँ प्रोसेस दिखा रहे हैं, बेड्स पे मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है वॉल्केनिक इरप्शन से, वॉल्केनिक लावा से, तो लेयर्स जो है वो बन जाती हैं, ठीक है। वॉल्केनिक लावा जो है वो लेयर्स की फॉर्म में आ जाता है।
Coal and some form of iron ore have been concentrated as a result of long period under great heat और pressure के वजह से cools down होता है, वहीं पर cools down होने के बाद some form of iron, कुछ iron की कुछ forms जो होती हैं have been concentrated होती है, वहीं जमा हो जाती हैं and long period के बाद, बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद जो है high heat और great heat और pressure की वजह से वहाँ पर sedimentary rock में अलग तरीके के फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंट्री रॉक में अलग तरीके का मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटैश साल्ट एंड सोडियम साल्ट। तो दूसरे तरीके की जो सेडिमेंट्री रॉक में जो मिनरल्स बनते हैं वो होते हैं आपके जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, ठीक है। सो ये इस तरीके के कुछ डिफरेंट तरीके के मिनरल्स डिफरेंट रॉक्स में फॉर्मेशन इनका होता है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म, इस फॉर्म में भी मिनरल्स मिलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन, अनदर जो फॉर्मेशन है मिनरल का फॉर्मेशन है वो है इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ अ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीविंग आर रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटीरियल कंटेनिंग ओर्स। बॉक्साइट इज फॉर्म दिस वे। बॉक्साइट जो है इस तरीके के फॉर्मेशन से बनता है, बॉक्साइट इस तरीके के फॉर्मेशन से बनता है, ठीक है। सो ये है अनदर जो दूसरा एक डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। सरफेस रॉक जो है जब वो डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि सरफेस की रॉक जो है जब वो डिकम्पोज हो जाएगी तो मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा। ये एक अदर मोड ऑफ फॉर्मेशन है। किस चीज़ का फॉर्मेशन है? ये मिनरल रॉक्स का फॉर्मेशन है। अदर मोड, एक अनदर मोड है फॉर्मेशन का, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, यहाँ पर क्या होता है, सरफेस रॉक जो है वो डिकम्पोज होती है। सरफेस पे जो रॉक है वो धीरे धीरे और नीचे डिकम्पोज हो जाती है, जमा होती जाती है, डिकम्पोज अंदर घुलती जाती है, मेल्ट होती जाती है हाई प्रेशर और उसके वजह से अंदर दब रही है एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट। और उसके ऊपर से लेकिन क्या होता है, जो सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हट जाता है, ठीक है। लीविंग अ रेजिडुअल मास, एक बहुत मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर। अब वो जो सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हट जाता है, वो पीछे छोड़ जाता है एक रेजिडुअल मास, एक हार्ड चीज छोड़ जाता है, ठीक है। और वो हार्ड चीज क्या होती है? वेदर्ड मटीरियल होता है जिसके अंदर ओर कंटेन होता है, ठीक है। तो वो वहां पर एक नया मिनरल का फॉर्मेशन वो हो रहा होता है, वो मिनरल होता है आपका बॉक्साइट। यानी कि बॉक्साइट जो मिनरल है वो इस फॉर्मेशन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है एल्यूवियल डिपॉजिट से भी मिनरल्स बनते हैं। सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर एंड द बेस ऑफ हिल। तो कुछ मिनरल्स जो है एल्यूवियल डिपॉजिशन की वजह से भी बनते हैं। जो वैली है, कश्मीर वैली में जो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, यहाँ पर सैंड के डिपॉजिशन की वजह से भी कुछ मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। जगह जगह पे डिफरेंट प्लेस पे डिपॉजिट्स होता है। ये एल्यूवियल जो सैंड है वो डिपॉजिट होती है। जर्नली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाई वाटर, यानी कि जर्नली कंटेन मिनरल्स, इनमें जर्नली मिनरल्स होता है लेकिन ये वाटर के थ्रू वाटर कभी जैसे बारिश हो रही है या कुछ रेनफॉल हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये वाटर के थ्रू कहीं बहते नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो वाले मिनरल्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ दिए हुए हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम वाले जो मिनरल्स है वो ये है, ओके। कुछ मिनरल्स होते हैं जो आपके ओशन वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि ओशन में पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बने हुए हैं आपके। ये ओशन में पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो अलग तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है। एंड दे आर द ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल। और ओशन वाटर एक्चुअली ऐसा होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो ओशन वाटर वाले जो मिनरल्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। लेकिन कई ऐसे मिनरल्स होते हैं वो यहाँ पर डिफ्यूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हाउएवर कॉमन साल्ट भी यहाँ पर मिलता है, मैग्नीशियम मिल जाएगा, ब्रोमाइन मिल जाएगा, आर लार्जली डिराइव फ्रॉम द ओशन वाटर से। ये 3-4 साल्ट जो मिनरल्स है वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं ओशन बेड्स पे, ज़्यादातर ये ओशन बेड पे होते हैं। 2 आर रिच इन मैग्नीज नूडल्स, ठीक है। तो मैग्नीज नूडल्स में काफ़ी जो ओशन के बेड होता है वहाँ पर आपको मैग्नीज मिनरल जो है ज़्यादा मिले हैं। Coal mines in Jovai and Cherrapunji is done by family members in the form of a long narrow tunnel known as rat hole mining। अच्छा, यहाँ पर ये जो पीपल्स होते हैं ये इनकी पर्सनल कोल माइनिंग होती है। ये ज़्यादातर जोवाई जगह का दिखा रहे हैं एंड चेरापूंजी का, जो कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं खुद इस टनल को खोदते हैं, एक लंबी नैरो टनल खोदते हैं और यहाँ से कोल निकालते हैं और प्राइवेटली जाके मार्केट में वो बेचते हैं, ठीक है। तो इसे रैट होल माइनिंग कहा जाता है, ठीक है, रैट होल माइनिंग। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये
की जा रही है माइनिंग। ये फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फैमिली मेम्बर्स में यहाँ पे ये बच्चे भी जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी ऑफ रिजर्व। वो फैक्टर्स जो कि रिजर्व जो कि इकोनॉमिक वायलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर में मिनरल का कंसंट्रेशन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्लोजनेस टू द मार्केट, ठीक है। Thus to meet the demand a choice has been made, एक चॉइस बना दी जाती है इन लोगों के लिए, ठीक है, between a number of possible options. When this is done, a mineral deposit or a reserve turn into a mine. तो जब ये हो जाती है डिमांड लोगों की, ये पूरी हो जाती है, thus to meet the demand, मतलब इस डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को ये चॉइस भी दी जाती है, हैज़ टू बी मेड बिटवीन अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस। जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस वो लोग देखते हैं कि इतने पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं, तो उस पॉसिबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड्स इनकी पूरी करते हैं, डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो व्हेन दिस इज डन, जब ये हो जाता है, अ मिनरल जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं मिनरल और जो रिजर्व्ड हैं टर्न इनटू अ माइन, तो वो एक प्रॉपर माइन, प्रॉपर खदान में जो है उसको टर्न कर दिया जाता है। तो जहाँ पर अगर मिनरल का डिपोजिशन होता है, ज़्यादा डिपोजिशन है अगर कहीं पे मिनरल्स का, या मिनरल का रिजर्व कहीं पर पाया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कोई भंडार है कहीं पर मिल गया है, तो उसको बाद में जो है खदान में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसे खदान बना दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दैट फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ मेटेलिक मिनरल्स। यानी कि जो फेरस जो मिनरल्स हैं वो आपके करीब 3/4 टोटल जितने मिनरल्स जो है हमारे प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में, तो 3/4 प्रोडक्शन जो है वो मेटालिक मिनरल्स देते हैं, ठीक है। सो दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। बट ऑब्वियस बात है कि इंडस्ट्रीज वगैरह में मेटल का यूज़ के बिना तो कोई भी चीज़ ऐसी हो नहीं सकती है, ठीक है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस ये मेटलर्जिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ ये प्रोड्यूस करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, मीन्स टू से विदाउट इसके इतना कोई भी प्रोडक्शन वगैरह होना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सो इंडिया एक्सपोर्ट सस्टेनेबल क्वांटिटीज़ ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। तो इंडिया में जितना भी फेरस मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, तो हमारी कंट्री में जितना यूज़ है फेरस मिनरल का, वो यूज़ में लाने के बाद जितना हमारा बच जाता है, जो हमारा रह जाता है कि जिसकी हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हम अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के बाद, हमारी नीड्स जब हमारी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद जो है फिर हम इसको बाहर एक्सपोर्ट जो है करते हैं, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से देखते हुए फिर हम इसको बाहर, मतलब हमारी कंट्री के लिए जितना यूज़फुल है मिनरल, फेरस मिनरल और मेटल्स वगैरह जितना यूज़ में है, उसको जो वो हमारी कंट्री की आपूर्ति पूरी होने के बाद उसके बाद हम इसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम जाते हैं अपना आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से, स्टील की फैक्ट्रीज, आयरन की फैक्ट्रीज में क्योंकि स्टील भी जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे प्रॉपर स्टील से मतलब प्रॉपर सिर्फ स्टील का यूज़ करके कोई भी चीज़ नहीं बनाई जाती है, उसमें आयरन और जो है आयरन का यूज़ ज़रूर किया जाता है, क्योंकि आयरन के यूज़ के बिना जो है वो जो स्टील है वो रुकेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है आयरन और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक मिनरल होता है किसी भी इंडस्ट्री का, और स्पेशली हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है आयरन और जो है बहुत ही एक बैकबोन का काम करता है। इंडिया इज़ एंडोन्ड विद फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन और इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर। तो इंडिया में, हमारी कंट्री में आयरन ओर की क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है, हमें बहुत अच्छी जो है इसकी क्वालिटी मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज है इंडिया में आयरन ओर को लेकर, ठीक है। सो मैग्नीटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। तो 70% तक जो है हाई कंटेंट ऑफ आयरन और मैग्नेटाइट जो है वो यहाँ हमारी कंट्री में पाया जाता है, और जिसके अंदर जो है वो आपका मैग्नेटाइट में करीब आपका 70% ऑफ आयरन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स आयरन में पाए जाते हैं, ये आयरन ओर वाले हैं, ठीक है। सो इसमें ये वो मिनरल्स हैं जो जिनके अंदर आयरन की मात्रा पाई जाती है, या आप कह लो आयरन के साथ ये मिनरल्स जो है मिक्स्ड रहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सो ये वो मिनरल्स हमने यहाँ पर कुछ ढूंढ के डाले हैं जिसमें आयरन ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें आयरन पाया जाता है, ये वो मिनरल्स है जिसमें आयरन ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो आपके हेमेटाइट है,
हेमेटाइट का आपको कंपोजिशन या क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, Fe2O3, साइंस वाले बच्चे हो आप लोग को मालूम होगा। तो हेमेटाइट में करीब आपका 70% ऑफ आयरन पाया जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है इसका फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तो शुरू स्टडी की हूँ प्रॉपर, आई एम नॉट फ्रॉम साइंस, तो क्या बोलते हैं फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो आप जो भी है वो देख लेना आप। सो इसमें आपका आयरन की जो कैपेसिटी है वो 72.4% पाई जाती है। उसके बाद आपका लेमोनाइट FeOOHNH2O 59.63% पाई जाती है, ठीक है। और लास्ट जो आपका आता है वो आता है आपका सेडराइट FeCO3, ये इसके अंदर आयरन की मात्रा जो है 48.2% पाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और इन मिनरल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हमने जो है यहाँ पर वो स्पेशल मिनरल्स लिए हैं जहाँ जिसमें आयरन ओर की जो है या आयरन की कॉम्पोजिशन जो है ज़्यादा, आयरन की मात्रा जो है जिसमें ज़्यादा पाई जाती है, हमने यहाँ पर वो ली है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा हमने एक आंसर डाला है, तो आंसर इज कुदरे इन कनाडा मीन्स हॉर्स, ठीक है। सो कुदरे, हॉर्स को कुदरे कहते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज में। हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका रिजेंबल्स द फेस ऑफ अ हॉर्स, यानी कि जो हाईएस्ट पीक है आपकी वेस्टर्न घाट में, हाईएस्ट पीक, तो वो इस तरीके का रिजेंबलेंस करती है, इट लुक लाइक अ हॉर्स, हॉर्स वाला रिजेंबल, वो पीक इस तरीके की बनी हुई है, ऐसी डेवलप्ड है वो पीक कि उसमें वो हॉर्स का रिजेंबलेंस आता है, हॉर्स की तरह वो दिखती है, ठीक है। एंड दैट इज जो पीक है दैट इज बेलाडिला हिल लुक लाइक अ हम्प ऑफ एन ऑक्स। सो एक दूसरी हिल है आपकी बेलाडिला जो कि ऑक्स के हेम्प की तरह वर्क करती है, एंड हैंस इट्स नेम, तो इसीलिए उसका नेम जो है इस तरीके से। आपका द आयरन मेजर आयरन बेल्ट हम अब इसमें स्टडी करेंगे इन इंडिया। तो इंडिया में मेजर आयरन ओर बेल्ट्स, आयरन ओर सबसे ज़्यादा कहाँ पर अवेलेबल है, तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट, जो उड़ीसा और झारखंड वाली जो हमारी प्लेसेस है वहाँ पर आयरन ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एंड इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमाटाइट ऑफ हेमाटाइट ओर, मतलब ये जो हेमाटाइट मिनरल है ये वो मिनरल है, आयरन का ओर है जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अभी हमने देख ही लिया था कि कितना परसेंटेज है। इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस, बादाम पहाड़ जो माइंस है वहाँ पे पाया जाता है। इन द मयूरभंज एंड केंदू जुहार डिस्ट्रिक्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट है, इन दो डिस्ट्रिक्ट में ये माइन पड़ती है, मतलब ये माइन इतनी बड़ी है कि इन दो डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करती है, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड वो काफ़ी फेमस है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड की, वहाँ पर आपका हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। इज माइंड इन गुआ एंड नामुडी, गुआ और आपका जो नामुंडी जो माइंस है, ये माइंस है, माइंस के नेम है, यहाँ पर भी आपका ये वाली आपकी हेमेटाइट आयरन ओर जो है ये आपका यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। हम दूसरी बेल्ट देखते हैं, दूसरी कौन सी बेल्ट है आयरन ओर की हमारे इंडिया में। सो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन द छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है आपकी। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट, बहुत हाई ग्रेड वाला हेमेटाइट है, यानी कि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और फाउंड इन द फेमस बेलाडेला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अभी हमने बताया कि बेलाडेला हिल्स हैं, ठीक है। सो उसका नाम बेलाडेला हिल जो रेंज है ऑफ हिल जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ये हिल रेंज जो है वहाँ पर आपका ये हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है, जो कि बहुत हाई ग्रेड का हेमेटाइट है। हाई ग्रेड का हेमेटाइट होने का मतलब आयरन की मात्रा, आयरन का कंपोजिशन जो है बहुत ज़्यादा, मात्रा का मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, वो मतलब इंग्लिश का वर्ड ही मुझे याद नहीं आ रहा था, तो कंपोजिशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। दूसरा रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइजिंग ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट, और भी कुछ हिल रेंजेस हैं जहाँ पर हेमेटाइट की 14 प्रकार की सुपर हाई ग्रेड, मतलब हेमेटाइट की अलग तरीके की वैरायटी जो है, हेमेटाइट की अलग वैरायटीज़ भी आयरन ओर की, हेमेटाइट आयरन ओर की और भी वैरायटीज़ जो हैं, और भी वैरायटी मतलब ये 14 प्रकार की डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। एंड इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड द स्टील मेकिंग, और इनमें वो प्रॉपर्टी है जो कि स्टील मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उससे स्टील जो है बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान, और इन माइंस से जो आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो बेसिकली हम जापान में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। साउथ कोरिया हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं विया विशाखापट्टनम पोर्ट, जो विशाखापट्टनम पोर्ट है उसके थ्रू हम जापान और साउथ कोरिया में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो ये वाला हमारा
इन माइंस में जो आयरन ओर, हेमेटाइट की जो हाई क्वालिटी वाली आयरन ओर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया आर एंड मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया आर। कुछ और भी हैं आयरन ओर की बेल्ट्स जो हम अब देखेंगे कौन कौन सी है। बलारी, चित्रदुर्गा एंड चिकमंगलुरु तमाकुरू बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज रिसीवर ऑफ आयरन ओर। यहाँ पर आयरन ओर का भी काफ़ी ज़्यादा वो है, रिजर्व्स है, सॉरी रिजर्व रिसीवर मैंने बोल दिया, रिजर्व्स हैं। उसके बाद कुर्देकमुख माइंस है लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। इसमें जितना भी माइन मिलता है वेस्टर्न घाट का के इस पार्ट में, ये ज़्यादातर 100% इसका जो है वो एक्सपोर्ट के काम के लिए यूज़ किया जाता है। कुर्देकमुख डिपोजिट आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर डिपॉजिटेड माइन है। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पार्ट नियर मैंगलुरु। तो ये जो आयरन ओर का डिपॉजिट है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइप्स के थ्रू, पाइपलाइन बिछी होती है, पाइपलाइन के थ्रू जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पार्ट नियर मैंगलुरु के पास एक जगह है, ठीक है, वहाँ से पाइपलाइन बिछाई गई है और वहाँ फिर इंडिया के दूसरे प्लेसेस में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड द स्टेट ऑफ गोवा। जो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है उसमें गोवा का स्टेट इंक्लूडेड है। उसके बाद रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दो द ओर आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी। यहाँ पर इतना हाई क्वालिटी का तो जो है आपका आयरन ओर नहीं मिलता है, बट येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेड। लेकिन फिर भी यहाँ से जो प्राइवेट्स कुछ माइनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ओर निकालते रहते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, यहाँ की ज़मीनों को एक्सप्लॉइट करते हैं, यहाँ के लैंड को, यहाँ के मिनरल्स को ज़बरदस्ती निकालते, खुद के निकालते रहते हैं। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मार्मुगुआ पोर्ट। तो यहाँ मार्मागुआ होना चाहिए। तो आयरन ओर, यहाँ का जो आयरन ओर है वो मार्मागुआ पोर्ट जो है, मार्मागुआ गोवा के पास जो प्लेस है वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ये भी आयरन ओर जो है बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर इसको भेजा जाता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं मैग्नीज़ के बारे में कि मैग्नीज़ हमारा जो मिनरल है वो कहाँ कहाँ मिलता है। सो मैग्नीज़ हम देखेंगे अब मैग्नीज़ कौन कौन सी प्लेसेस में पाया जाता है, कितना कितना। मैग्नीज़ इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज़ एलॉय बनाने बनता है, ठीक है, सॉरी एलॉय मिलता है, फेरो मैग्नीज एलॉय मिलता है इसका। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। तो स्टील को बनाने के लिए मैग्नीज का यूज़ होता है, आयरन का भी यूज़ होता है। तो कुछ परसेंटेज है कि आयरन इतना डाला जाएगा, मैग्नीज इतना डाला जाएगा और जो मिनरल्स हैं वो इतने इतने डाले जाएंगे। उसके बाद ही स्टील का जो है प्रोडक्शन, स्टील का प्रोडक्शन, स्टील को बनाया जाता है, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग इसी के चलते अगर हम देखते हैं तो मैग्नीज 10 kg यूज़ होता है स्टील के अंदर, ठीक है। दूसरा रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन की अगर स्टील बननी है तो उसमें 10 kg मैग्नीज यूज़ होगा। एंड दूसरा इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी यूज़ होता है मैग्नीज। इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज़ होता है एंड पेंट्स के लिए भी मैग्नीज का यूज़, मिनरल है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। पेंट्स के लिए भी मैग्नीज एक मिनरल है तो इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे इस जो मैप यहाँ पर गिवन है इसमें हम देखेंगे, मैं बड़ा कर देती हूँ इसको यहाँ पे ताकि आपको ईजिली आप देख पाओ कि जो पाई डायग्राम है, ये पाई डायग्राम में हम देखेंगे कि मैग्नीज कहाँ कहाँ किस किस जगह पर अवेलेबल है और कितना कितना अवेलेबल है। नाउ आंध्र प्रदेश में आप अगर देखोगे तो आंध्र प्रदेश में आपको 10% मैग्नीज यहाँ मिलता है, कर्नाटका में 12% है, उड़ीसा में 16% है, अच्छा खासा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है 27 और उससे भी ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में 33%। तो महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और बाकी प्लेसेस जो बच गई वहाँ पर आपका 2% ही मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर मैग्नीज का कितना कितना उत्पादन है। इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। सो इंडिया के पास जो रिजर्व्स हैं प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स, मतलब नॉन फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन का जो कॉम्पोजिशन है वो नहीं है। फेरस मिनरल वो होते हैं जिसमें आयरन का कॉम्पोजिशन ज़्यादा हो और नॉन फेरस जिसमें आयरन का कॉम्पोजिशन नहीं होता है या बहुत ही कम, बहुत ही लाइट, बहुत कम के बराबर होता है, ठीक है। सो इंडिया के पास जो प्रोडक्शन है आपका नॉन फेरस रिजर्व्स का
नॉन फेरस मिनरल इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके के बहुत ज़्यादा मिनरल नहीं है जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर मिनरल्स ऐसे हैं जिसमें आयरन पाया जाता है। हाउएवर दीज मिनरल्स विच इंक्लूड, ये वो मिनरल्स हैं जिसमें कॉपर है, आपका बॉक्साइट आ जाता है, लेड जिंक एंड गोल्ड, जिसमें जो कि नॉन फेरस मिनरल है, इनमें आयरन की मात्रा नहीं होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है, नहीं होती है ये समझ लीजिए, क्योंकि गोल्ड में आयरन नहीं होता है। प्ले अ वाइटल रोल इन अ नंबर ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। सो कॉपर है, बॉक्साइड है, लेड है, जिंक है, ये जो है गोल्ड को छोड़ के कॉपर, बॉक्साइड, लेड, जिंक, ये जो मिनरल्स हैं ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग के काम में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मेटलर्जिकल चीज़ों में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के रूप में जो है ज़्यादा इनका यूज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक की जितनी भी चीज़ें बनती है वो ज़्यादातर कॉपर के वायर से बनती हैं। तो कॉपर का ये माना जाता है कि कॉपर, अच्छी क्वालिटी का जो कॉपर होता है वो बिजली वगैरह के, इलेक्ट्रिसिटी के काम के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। इंडिया इज़ क्रिटिकली डेफिशिएट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो इंडिया जो है बेसिकली डेफिशिएट है, ज़्यादा रिजर्व नहीं है कॉपर का हमारे पास, ना ही ज़्यादा रिजर्व है हमारे पास कॉपर का, और ना ही प्रोडक्शन भी कॉपर का कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बीइंग मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, मतलब कॉपर मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, जो मैंने आपको बता ही दिया, ओके, इलेक्ट्रिकल केबल्स। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। द बालाघाट माइन इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस, जो आपकी बालाघाट जो कॉपर की जो माइन है वो मध्य प्रदेश में है, खेतरी माइन है आपकी राजस्थान में, सिंहभूम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो ये कुछ प्लेसेस हैं झारखंड में, सिंहभूम जगह, ठीक है, खेतरी माइंस राजस्थान, और बालाघाट माइंस जो है जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ मेन आयरन के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जहाँ पर कॉपर, सॉरी आयरन के लिए कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर है जहाँ पर कॉपर पाया जाता है आपका, ठीक है। तो ये मेन आपकी हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन इंडिया में कई बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे कॉपर का प्रोडक्शन ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं बॉक्साइट की तरफ। बॉक्साइट का कुछ हम इसके प्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, कहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन कितना है, स्टेट्स देखेंगे, पाई डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस किस स्टेट में कितना कितना परसेंटेज है। दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्युमिनियम, जितने भी ज़्यादातर ओर्स पाए जाते हैं, जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें एल्युमिनियम, किसी में बॉक्साइट, किसी में कुछ मैग्नीज, दिस कुछ ना कुछ ओर्स में अलग अलग डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। एल्युमिनियम, सो इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्युमिनिया, बॉक्साइट से जो है एक क्ले लाइक सब्सटेंस एल्युमिनिया निकलता है, एंड लेटर एल्युमिनियम इज ऑब्टेन। तो वो जो क्ले लाइक सब्सटेंस जो निकलता है एल्युमिना से बाद में उसको एल्युमिनियम में कन्वर्ट किया जाता है। एल्युमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल, ये एक तरीके का मेटल है, बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स, क्योंकि इसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, सच एज आयरन की प्रॉपर्टी है इसमें आयरन होता है एल्युमिनियम में। एक्सट्रीम लाइटनेस, हल्का बहुत ज़्यादा लाइट होता है, एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी भी इसमें है। इंडियाज बॉक्साइड, जो हमारे इंडिया का जो बॉक्साइड है, डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू में बॉक्साइड का डिपोजिशन पाया जाता है, मैकाल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कतनी, यहाँ पर आपका बॉक्साइड डिपोजिशन है, बॉक्साइड का डिपॉजिट ज़्यादा है। दूसरा आपका पतमाली डिपॉजिट्स, पतमाली में बॉक्साइड का डिपॉजिट मिलेगा आपको। इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइड डिपॉजिट इन द स्टेट, यहाँ पर आपको बॉक्साइड्स के डिपॉजिट्स मिलेंगे, यानी बॉक्साइड की जो माइंस वगैरह मिलेंगी, बॉक्साइड्स वहाँ पर मतलब अर्थ के इंटीरियर में वहाँ पर मिलता है। तो पाई डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो आपका बॉक्साइट पाया जाता है वो है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद हम आ जाते हैं झारखंड में 10%, उड़ीसा में आपका 65% जो है बॉक्साइट पाया जाता है। गुजरात में 9%, छत्तीसगढ़ में आपका आता है 6%, महाराष्ट्र में आता है 6%, मध्य प्रदेश में 3%, और बाकी जितने अदर स्टेट्स बचते हैं वहाँ पर सिर्फ 1% ही बॉक्साइट मिलता है। तो प्रोडक्शन ऑफ द बॉक्साइट शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन द परसेंटेज, 18-19 का ये डाटा है जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, 2018 और 19 का डाटा, ओके। जहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इतना परसेंटेज इतना इस इंडियन स्टेट्स में पाया जाता है। अब मे बी काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत चेंज हो गई होंगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नॉन मेटालिक मिनरल्स की तरफ कि हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल जिनमें मेटल्स जो है वो बहुत कम पाया जाता है या होता ही नहीं है, ठीक है।